मैं तमाम श्रोताओं के साथ अपने आज के इस कार्यक्रम के मेहमान रामू रामदेव जी का भी स्वागत करूंगा। रामू रामदेव जी, स्वागत है आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। और आपने मुझे बुलाया। मैंने एक आपके बारे में थोड़ी सी बात अपने श्रोताओं को बताने का प्रयास किया है कि वैदिक चित्रकार के तौर पर आज आप हमारे मेहमान हैं जी। बहुत सारी बातें आपके बारे में जानेंगे। आप भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रपति पुरस्कार पारंपरिक चित्रकला के क्षेत्र में 2010 में वो आपको मिल चुका है। राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा 1999 में आप पुरस्कृत हैं और जयपुर के पूर्व राजघराने द्वारा भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा काम है और इन बातों के साथ हम आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। जी। रामू रामदेव जी, सबसे पहला जो सवाल आ रहा है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि ये चित्र क्या है, तो ये वैदिक चित्रकारिता क्या होती है, ये जिज्ञासा हमारे तमाम सुनने वालों की अभी दूर हो जाएगी। जी जी। वैदिक जैसे नाम से हम महसूस होता है कि वेदों से रिलेटेड सब्जेक्ट पर ज्यादा से ज्यादा चित्रण करना। तो मेरा सब्जेक्ट ज्यादातर वेदों पर आधारित है। भगवान शिव हैं, माँ भगवती हैं, गणेश है, इस तरह पे। तो और वैदिक यंत्र जो है, हम जैसे मूर्त रूप न होकर के वैदिक यंत्र जो बनाए जाते हैं, तो उन पे मैंने बहुत काम किया है और उनके आधार पर वेदों में उनकी स्टडी करके और फिर मैं ये चित्रण करता हूँ। तो इसलिए लोगों ने ही ये नाम मुझे दिया। अच्छा। मैं जब अमेरिका गया, तो जब मैं लंदन गया तो वहां मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस हुई थी, तो उन्होंने फिर वैदिक चित्रकार नाम वहां दिया। तो तब से ही लोग मुझे वैदिक चित्रकार के नाम से जानते हैं। आप खुद अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? मैं एक चित्रकार हूं, तो चूंकि चित्रकार होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और चित्रकार का कैनवास बड़ा होता है, वो कुछ भी बना सकता है। तो किसी एक सब्जेक्ट में हम महारत हासिल करें, वो पर्टिकुलर जैसे आपने कहा वैदिक चित्रकार का, जैसे मैंने बताया लोगों ने कहा, तो मैं कंटेम्प्रेरी ट्रेडिशनल आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग से वो भी बनाता हूं। मैं पौराणिक कथाओं पर पेंटिंग्स बनाता हूं। मैं अभी कुछ अखबार के अंदर एक कोई शो था 5 दिन का कंटिन्यू, मेरे ओरिजिनल कंपोजिशंस मैंने उसमें बनाए। जी। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट पर मैं पेंटिंग्स बना रहा हूं और उसमें जो आत्मा होती है वो भारतीय होती है। अच्छा। तो अगर मैं कोई कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न आर्ट या कुछ इस तरह की पेंटिंग्स भी बनाता हूं, तो उसमें जो थीम होती है, उसमें जो आत्मा होती है, वो भारतीय कला की आत्मा उसमें होती है। जैसे मैं भारतीय कला की आत्मा उसे मानता हूं जिसमें फोर्स हो, लाइन हो, पावर हो। तो अगर मैं कुछ कंटेम्प्रेरी या कुछ मॉडर्न आर्ट या कुछ और भी पेंटिंग्स बनाता हूं, तो उसमें लाइन प्रधान होती है। कलरों के अंदर जो नेचुरल कलर हैं, जो खनिज रंग है, उनका मैं प्रयोग करता हूं और उनके साथ साथ हमारे जो भारतीयता की मूल विषय है, उनको भी मैं साथ के साथ चित्रित करता हूं। रामू रामदेव जी, आपके बचपन के बारे में, आपका जन्म स्थान, मूल रूप से जयपुर के निवासी हैं या किसी अन्य प्रांत से, प्रदेश से? मैं एक्चुअली में जोधपुर में पैदा हुआ और वहां बचपन मेरा वहीं गुजरा और 77 में मेरे पिताजी मुझे जयपुर लेकर आए थे। और चूंकि जब हम पैदा नहीं हुए थे, तब पिताजी की ये इच्छा थी कि वो एक रियल आर्टिस्ट थे पिताजी। तो चाहे वो अखबार की लुगदी बना करके उनसे मुखौटा बनाते थे या किसी भी तरह से वो आंखें बनाया करते थे, कैरी का हो या आम की गुठली हो या आंख से रिलेटेड कोई भी पत्ती हो। तो क्योंकि वो आयुर्वेद का काम करते थे, तो इस चक्कर में वो आंखों के स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने आंखों पर पेंटिंग बनाना बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी रुचि दिखाई थी। नारियल है तो नारियल के छील करके उस पर पेंटिंग किया करते थे। वो आलू है तो आलू के ऊपर वो आंख की आकृति या चेहरे की आकृति बनाते थे। तो उसके अलग अलग भाव 2, 4, 5, 7 दिन में नजर आते थे, यंग से लेके बुजुर्ग तक। तो चूंकि जैसे जैसे आलू सूखता था तो उसमें डिफरेंट शेड आती थी और वो
उसमें झुर्रियां सी नजर आने लग जाती थी। तो पिताजी की इच्छा थी कि हम आर्टिस्ट कोई हो मेरे बच्चा। तो हम 4 भाई हैं, चारों नेशनल अवार्डी हैं। मेरे बड़े ब्रदर गोविंद रामदेव हैं, मेरे छोटे ब्रदर श्यामू रामदेव, हेमंत रामदेव हैं, वो भी नेशनल अवार्डी आर्टिस्ट हैं। तो चारों के चारों पारंपरिक चित्रकला से हम जुड़े हुए हैं। बचपन से ही हमने इस कला को देखा है, समझा है और इसकी ओर हमने महारत हासिल की है। तो एक पूरा परिवार हमारा जो है वो उनको बचपन से ही इसी फील्ड में हम अग्रसर करते हैं कि वो हमारी परंपराओं को, हमारी कलाओं को जिंदा रख सके और उनको संभाल के रख सके। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पिता की जो इच्छाएं थी, पिता का पारंपरिक काम था चित्र बनाने का, जो उनका कलाकार मन था जी, उनको आप चारों बेटों ने अडॉप्ट कर लिया जी, पिता के अनुरूप ही अपने आगे बढ़ने का प्लान किया। बिल्कुल बिल्कुल, हर पिता का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा मेरे कहे अनुसार काम करे। तो उनका एक बच्चे के लिए सपना था, लेकिन हम चारों ने ये विधा चुनी और इसी के अंदर हम सबने अपनी अपनी महारत हासिल की। और चारों भाइयों की अपनी एक लाइन है, वो सब भाइयों की लाइन डिफरेंट है। मैं जो काम करता हूँ वो एक दूसरे से किसी से मैच नहीं करता है। तो सब अपनी अपनी मौलिकता के अनुरूप ही चित्रण करते हैं। कभी आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि पिताजी के काम को नहीं अपना के या चित्रकारी से अलग मैं कुछ और कोई नौकरी करूं या किसी अन्य प्रोफेशन में जाऊं, कभी ऐसा मन में विचार आया होगा? विचार बहुत आए थे हमारे मन में कि मैंने बीए किया, उसके बाद मैं चाहता था मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। तो मैंने पीएचडी करने का प्लान किया और कोई प्रोफेसर लेक्चरर बनने का मेरा सपना था। लेकिन वो घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम बचपन से ही चित्रकारी करने लगे और छोटी सी उम्र में ही प्राइवेट पढ़ाई करते थे और फिर 8 घंटे काम करते थे। तो इसी तरह से क्योंकि वो इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद में हम जयपुर आए तो एक माहौल जो था वो आर्थिक तंगी से गुजरने वाला हमारा दौर था। अच्छा, ये 75-76? हाँ, 77 के आसपास की बात है। तो हम लोग दिन में काम करते थे और प्राइवेट हमने पढ़ाई शुरू की 9-10, क्योंकि मैं 10th में फेल भी हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद रेगुलर हमने पढ़ाई बंद कर दी और प्राइवेट हम पढ़ाई करते रहे। बीए तक मैंने प्राइवेट एग्जाम दिया, यानी पढ़ाई और काम दोनों हम साथ करते रहे। और मैंने जब बीए किया था तो चूंकि ड्राइंग का प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता था वो अजमेर में हुआ था और वहां श्रद्धेय राम जायसवाल जी डीन थे आर्ट डिपार्टमेंट में। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि 100 नंबर के पेपर में उन्होंने मुझे 99 नंबर दिए उन्होंने। और पिताजी से आग्रह किया कि इस बच्चे को, ये 88 की बात है, कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दो और मैं इसको बहुत आगे ले जाना चाह रहा हूं। तो मेरे को बीए का एग्जाम दिलाने के लिए मेरे पिताजी अजमेर चले थे मुझे। आजकल के तो आप देखे 7-8 क्लास के बच्चे न जाने कहां कहां रह थे, लेकिन पिताजी मेरे साथ चले थे मेरे को बीए का एग्जाम दिलाने। तो ये उनका हमारे प्रति प्रेम था, समर्पण था बच्चों के प्रति और स्नेह था। लेकिन वो मुझे वहां नहीं छोड़ आए और जयपुर आए तो हमने जयपुर में बहुत कोशिश की कि मैं एमए करूं, लेकिन परिस्थितिवश मैं नहीं कर सका। अच्छा रामू रामदेव जी, आपको अपना पहला चित्र याद है बनाया हुआ, जब आप छोटे ही थे और लड़कपन में अपने स्केचिंग की होगी, चित्र बनाया और पिताजी ने वाह वाह किया कि वाह बहुत अच्छा बनाया है, या थोड़ी डांट पड़ी या कि इसमें और सुधार करना है, कुछ सजेशंस? मैं जब जयपुर नहीं आया तो तब पिताजी जोधपुर आए हुए थे, मैं दादा दादी के पास ही रहता था। तो जमीन पर और बोर्ड पर, दीवारों पर ये रंग बिरंगे जो पेंसिल्स होते थे उनसे मैं चित्र बनाया करता था। तो जब पिताजी ने देखा कि ये काम पेंटिंग की और इसका रुझान हो रहा है, तो बड़े भाई साहब चूंकि पहले से ही जयपुर आए हुए थे और उन्होंने कला का जो उनका इंटरेस्ट था वो बड़े बड़े बैनर बनाया करते थे उस जमाने में। फिल्मों के जो बैनर बनते थे वो जोधपुर में पूरी साहब है, उनके अंडर में उन्होंने बहुत से पोस्टर है, फिल्मी पोस्टर्स बनाते थे। तो फिल्मी पोस्टर के बाद जब वो जयपुर आए तो उन्होंने सिल्क पेंटिंग शुरू की और स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने एडमिशन लिया। और हम छोटी चौपट दीनानाथ जी के मंदिर में रहते थे, तो वहां पर वो बड़े हताश से हो रहे थे कि उनको कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था आर्ट में। तो पिताजी ने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, मेरे कहने से गोविंद देव जी का एक चित्र बनाओ।
वाह। और वहीं से फिर हमारी एक मैं कहूँगा एक नई दिशा शुरू हो गई। मतलब और टर्निंग पॉइंट हो गया वो। टर्निंग पॉइंट ये हो गया, भाई साहब की एक पेंटिंग भी की और तब से पिताजी ने उनको रंग और ब्रश और बहुत सारे लाके दिए, बोले तुम अब कंटिन्यू इसको बनाओ। तो ऐसे हमारा शुरुआत हुई थी और मुझे जयपुर ले आए और मैं उनके सानिध्य में काम सीखता रहा, पिताजी के और भाई साहब के। तो ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने स्वयं पिताजी के रूप में आके और आशीर्वाद दिया कि एक चित्र देव का, हमारे देव स्वरूप का बनाया जाए और फिर उससे आपके आगे के रास्ते खुले। आप क्या मानते हैं जो टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ का? ये पिताजी के रूप में ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ थी, क्योंकि बड़े भाई साहब गोविंद रामदेव जी से पहले हमारे बड़ी 3 सिस्टर हैं। तो हर किसी की इच्छा होती है कि एक लड़का हो, तो उन्होंने किसी ने कहा गोविंद देव जी में आप अरदास करो। तो हम 4 भाई 4 बहन हैं, तो केवल भाई साहब ही हैं गोविंद रामदेव जी, जो इनका जन्म जयपुर में हुआ और वो गोविंद देव जी के आशीर्वाद से हुआ, तो उनका नाम भी फिर गोविंद रखा गया। और उनका पहला चित्र उन्होंने जो बनाया वो गोविंद देव जी का ही बनाया और वहीं से हमारी कला यात्रा शुरू हुई। तो जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी का चित्र बनाने के बाद में जिंदगी बदल गई बिल्कुल रामदेव परिवार की, और पूरे परिवार में थोड़ी सी खुशियों की चहचहाट होने लगी। बिल्कुल एक गीत बनता है, आप अपनी पसंद का गाना बताएं जो हम अपने श्रोताओं के साथ हम भी सुने और आपको भी सुने। जी जी। तो मुझे एक्चुअली में जिसमें प्राकृतिक या प्रकृति का चित्रण ज्यादा हो वो मुझे बहुत पसंद है। तो एक नीले गगन के तले हमराज पिक्चर का एक गाना है। जी हाँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो आपके साथ हम सभी लोग इस गाने का आनंद लेते हैं और हम अपने श्रोताओं को बता दूं आज श्री रामू रामदेव हमारे साथ हैं, वैदिक चित्रकार के तौर पर हमारे मेहमान। इनसे बात करने का आनंद आप सब ले रहे हैं। प्रोग्राम में बातों बातों में आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से प्रसारित हो रहा है। श्रोताओं, बातों बातों में कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आज हमारे साथ हैं वैदिक चित्रकार श्री रामू रामदेव। रामू रामदेव जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आपके परिवार का एक टर्निंग पॉइंट था वो जब आपने जयपुर का आराध्य देव गोविंद देव जी का चित्र बनाया जी। और उसके बाद में अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो आपकी एक तरह से यात्रा शुरू हो गई जी। आपको कब फेम मिला, प्रसिद्धि मिली? कौन सा ऐसा चित्र था, वो पल याद है जब आपको लोगों ने पहचाना आपके काम के कारण? देखिए, हर एक व्यक्ति की एक ये सोच रहती है कि वो कुछ नया करे, कुछ अच्छा करे, अलग से करे। तो इस दिशा में मैं किसी शोरूम पे नौकरी करता था, तो मेरे मन में ये विचार आया, क्योंकि मैंने उस दौर में काम सीखा, तब गुरु लोग कई ऐसे थे जो दीवार की तरफ मुंह करके काम किया करते थे। ब्रश कैसे पकड़ते हैं वो नहीं बताया करते थे, रंग में कितना गौन मिलना चाहिए, किस तरह से शेड लगानी चाहिए, तो वो सब डार्क में रखते थे। तो इस चीज का मुझे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि कला किसी की बपोती नहीं हो सकती जी। और मैं जो काम करता हूं तो मैंने ये कहा कि चारों तरफ कैमरे लगा लो, लेकिन मेरा जो लाइन का फ्लो है, उसका जो फोर्स है, उसका जो रिदम है, जो उसका लय है, वो आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो मेरे आत्मा से निकली हुई चीज है। मुझे पता है ब्रश को कहाँ दबाना है, कहाँ उठाना है, कहाँ लाइन को थिक करना है, कहाँ थिन करना है। तो ये आप उसकी कॉपी नहीं कर सकते। तो मैंने सीक्रेट्स ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो मैंने हजारों स्टूडेंट्स को सिखाया, 25 साल से मैं सिखा रहा हूं गुरु शिष्य परंपरा से। हजारों स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैं 10 साल तक अमेरिका, लंदन, यूरोप सभी जगह गया हूं, तो वहां भी मैंने बहुत कुछ सिखाया। लेकिन मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो 1997 से हुआ है। वो इसलिए हुआ कि मैंने वहां उस समय मेरी पारंपरिक चित्रकला का एक वर्कशॉप शुरू किया था मैंने 1996 में, और उसमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था सिटी पैलेस म्यूजियम के डायरेक्टर यदवेंद्र सहाय जी को। जी। वो बहुत अच्छे जानकार थे, कला के मर्मज्ञ थे। तो उन्होंने मुझे सिटी पैलेस इनवाइट किया था। तो बोला आप हमारे म्यूजियम में भी आके हमारी कलाकृतियां देखो। जी। तो हमने कहा भाई आपके म्यूजियम कलाकारों की दिखाई हुई कलाकृतियां पूरे वर्ल्ड में टूरिस्ट को दिखाते हैं, लेकिन कलाकारों के लिए राज परिवार कुछ करे तो सोने पे सुहागा होगा। तो उनको ये बात पसंद आई, उन्होंने मेरी मुलाकात जयपुर राज परिवार के सदस्यों से कराई जी। और उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या चाहते हो, तो हमने कहा आप हमें जगह दीजिए, हम हमारी कला का प्रदर्शन भी करेंगे और विक्रय भी होगा।
और जो भी बिजली का खर्चा होगा हम वहन करेंगे। जी। तो इस शर्त पे उन्होंने हमको वो वहां पर सिटी पैलेस में जगह दे दी जी। और यही मेरा टर्निंग पॉइंट है। जी। हमने पीछे मुड़ के फिर कभी नहीं देखा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका सबसे बड़ा सक्सेस क्या है कि मैंने 1996 में रंगरीत की स्थापना की, यह सोच करके कि मेरे को जो कला आती है वो मैं बच्चों को निःशुल्क सिखाऊंगा। और मैं तब से लेकर अभी तक सिखा रहा हूं और हजारों बच्चों को सिखाई और कहीं न कहीं इसको अपना जीवन का अर्थोपार्जन का जरिया भी बनाया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पारंपरिक कला है वो आने वाली जनरेशन को यों क्यों सौंप दें, जिससे कि और वो भी आगे बढ़ाए। जिस निष्ठा से मैं सिखाता हूं, जिस निष्ठा से वो भी सिखाएं लोगों को। तो इसमें 100 बच्चे आते थे तो उसमें 4-5 बच्चे ऐसे होते थे जो कि इसको लगन से सीखा करते थे और इसको पूरी अपनाने की पूरी कोशिश करते थे। अब जैसा कि आपने बताया कि वो एक जयपुर के पूर्व राज परिवार ने आपकी काफी मदद की, इसमें जगह मिलने से काफी आपको फेम मिला जी। लोगों ने आपकी कला को देखा, सराहा। जब आप चित्र बनाते हैं जी, पहले से प्लान करते हैं या फिर वो अचानक से कोई विचार आता है कि आज मेरे को इस टाइप का चित्र बनाना है? किस तरह से आपके दिमाग में आता है कि कल्पनाएं कैसे करते हैं आप चित्र बनाने की? जयपुर राज परिवार से जुड़ने से पहले हम कॉमर्शियल काम करते थे। जैसा ऑर्डर आता था उसी हिसाब से हम बनाया करते थे जी। लेकिन जयपुर राज परिवार से जुड़ने के बाद में हमें वहां की कला को नजदीक से देखने का मौका मिला, वहां की वॉल पेंटिंग का रेस्टोरेशन करने का मौका मिला, वहां की ओरिजिनल जो पेपर पेंटिंग्स थी या सिल्क पेंटिंग्स थी या क्लॉथ पेंटिंग जो कॉटन पे बनी हुई थी, उन सबको रिपेयर करने का हमें बहुत बड़ा मौका मिला। हाँ। और वो मौका हमारे लिए गोल्डन चांस की तरह साबित हुआ। हमने नेचुरल कलर पे ज्यादा मेहनत की, पेपर पे कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे उसका रेस्टोरेशन किया जाए, उसमें कौन से रंग हैं, किस तरह से उन रंगों को आत्मसात करते हुए पुरानी पेंटिंग, क्योंकि अगर आप किसी पुरानी पेंटिंग का रेस्टोरेशन करते हैं तो आप अपने आप को आज के प्रेजेंट को खत्म करते हैं। आपको उस कलाकार की आत्मा में जाना पड़ता है, उसकी सोच तक पहुंचना पड़ता है और उसने क्या सोच करके वो पेंटिंग बनाई और उसी भावनाओं को हम ध्यान में रखते हुए, वो ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा ही संभव है, वो हम करते थे और उसके बाद में उन पेंटिंग्स का हम रेस्टोरेशन करते थे। तो जयपुर राज परिवार ने बहुत सी हमको पेंटिंग्स दी जिसका हमने रेस्टोरेशन किया, चाहे वो पेपर हो, आइवरी हो, वुडन हो या किसी वॉल पेंटिंग हो, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में रहा है और मैं अभी भी वहां सीख रहा हूं। रामू रामदेव जी, जब आप चित्र बनाने का विचार लाते हैं मन में, तो किस पर बनाना पसंद करते हैं? कैनवास लेते हैं, कागज या वॉल पेंटिंग, दीवार? मेरी पहली पसंद सब पेपर होता है, जो पुराना हस्त निर्मित कागज है, उस पर मैं हैंडमेड का पेपर है उस पर मैं बनाता हूं। लेकिन जो साइज मैं बना रहा हूं इन दिनों में, तो वो सांगानेर के अंदर नए पेपर बनते हैं, हस्त निर्मित कागज है, वो भी एसिड फ्री होते हैं। तो मैं वहां से वो पेपर लेता हूं। इतने बड़े साइज के मिलते हैं? वो 3 फुट बाई 4 फुट के मिल जाते हैं। अच्छा। वो और उनको ऑर्डर देने के बाद में उसके अकॉर्डिंग वो बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट, क्योंकि अभी मैं रामायण पर एक सीरीज बना रहा हूं। वाह। और मैं आपको बताऊं कि कोविड पीरियड के अंदर पारंपरिक कलाएं, हस्तशिल्प सब पर बुरे दिन आ गए और अभी तक चल रहे हैं। तो चूंकि मैं ये चाहता हूं कि भारत सरकार इन पे हर जगह सपोर्ट नहीं कर सकती, कलाकार को अपने दम पर भी अपना क्रिएशन करते रहना चाहिए। क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि आपके पास कस्टमर है नहीं, आप विदेश में जाके बेच सकते नहीं, तब आप ऐसी सूरत में अपनी जो 1000% एनर्जी लगा के, जो आपकी क्वालिटी है, आप में जो गुण है, उसके अनुरूप अपना क्रिएशन करें, अपनी क्रिएटिविटी करें। तो मैं समझता हूं वो 21वीं सदी का नेतृत्व करने वाली कलाकृति बन पाएगी। तो यही सोचकर हमने रामायण पर 108 पेंटिंग की एक सीरीज में बना रहा हूं, जिसमें 15 एक पेंटिंग्स के आसपास बन गई हैं, कुछ के ड्राइंग कंपोजिशंस किए हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि आप जो क्या सोच के बनाते हैं, तो जब मैं
सोचता रात को हूं कि सुबह उठ करके मुझे ये बनाना है, लेकिन जब मैं अपनी उस साधना गद्दी पर बैठता हूं तो उस समय बैठने के बाद में कुछ और ही सब्जेक्ट दिमाग में आता है। तो वो प्रभु प्रेरणा ऐसी होती है कि फिर जो सोचते हैं वो तो हो नहीं पाता है, कुछ नया ही क्रिएशन हो जाता है। तो इस तरह से चूंकि बचपन से रामायण सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ज्यादा नॉलेज नहीं लेकिन बहुत कुछ नॉलेज है, तो उसके बारे में कुछ केवट का है, गंगा पार का है, या राम सेतु बनाने का जो कॉमन सब्जेक्ट है, उनकी मैं ड्राइंग फटाफट कर रहा हूं, जो कि मेरी अपनी निजी ड्राइंग है, अपनी मौलिकता लिए हुए, उसमें रामू रामदेव की स्टाइल उसमें बोलती है। तो वो चीज मैं अभी बना रहा हूं, तो मैं उसी में लगा रहा हूं, जो कि मेरा 2-3 साल का ये प्रोजेक्ट है। और राम जी से लेकर के और जयपुर राज परिवार तक आऊंगा मैं। अच्छा। लेट हिजाइनेस जो थे वो ब्रिगेडियर थे और उन्होंने 71 के युद्ध में पाकिस्तान पर फतह की थी, तो उन पर वो आजीवन ब्रिगेडियर रहे, तो उन पर, हाँ, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, तो उन पर भी मैं पेंटिंग्स बनाऊंगा। मतलब जयपुर राज परिवार जो है भगवान राम की 309वीं पीढ़ी में है, तो वहां से शुरू करता हुआ मैं यहां तक आऊंगा। तो एक जोड़ते हुए कि लोग काल्पनिक कहते हैं राम जी को, लेकिन चूंकि सिटी पैलेस में सारे तथ्य हैं। अच्छा। और एक के राम जी से पहले से लेकर के अभी तक के क्रमवार वंशावली है वो वहां पर। और मेरे को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला था, जयपुर राज परिवार ने मुझे ये दिया कि राम जी के जन्म से लेके अयोध्या, सवाई जय सिंह जी, मान सिंह जी प्रथम आमेर के महाराजा, उन पर मैंने काफी रिसर्च किया, उन पर शोध किया, तो बहुत सी ऐसी चीजें मुझे मिली है, तो उन पर भी मैं पेंटिंग्स बना रहा हूँ। सवाई जय सिंह जी पर एक मैं सीरीज बना रहा हूँ पेंटिंग्स की। उन्होंने 5 साल के अंदर पूरे जयपुर का निर्माण किया, और वो किस तरह से पूरे भारत में भ्रमण करने के बावजूद भी किस तरह से एक ऐसी नगरी की स्थापना की जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज आमेर को ले तो यूनेस्को के उसमें लिस्ट में है, आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जंतर मंतर है, तो ये उनकी बनाई हुई, तो इन पर भी मैं पेंटिंग्स बना रहा हूँ। जी हाँ, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि वास्तव में सिटी पैलेस जयपुर का एक बहुत ही दर्शनीय स्थान है और ऐतिहासिक स्थान है। जयपुर राजघराने का ये राजमहल है और दूर दूर से दुनिया इसको देखने को आती है। जब आप चित्र बनाते हैं और कहते हैं कि एक चित्र 10,000 शब्दों के बराबर ताकत रखता है, जी जी, और उसकी खूबसूरती उसके रंगों से निखर कर आती है, जी, तो किस तरह के रंग उसमें इस्तेमाल करते हैं और रंगों का चयन करते समय कि यहाँ पर ये कलर लगेगा, यहाँ पर ये कलर लगेगा, काफी बारीक काम होता है जी। तो ये बात कितनी सच है कि 10,000 शब्दों के बराबर एक चित्र की अहमियत होती है, और रंगों का प्रयोग किस तरह से करते हैं? ये सच है कि आप चित्रों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करें। जी। आप एक चित्र देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस चित्र में क्या घटनाक्रम हो रहा है, आप पूरा उसको समझ जाएंगे, और उसको समझाने के लिए उस सब्जेक्ट के हिसाब से कलरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य उदय का समय है, तो सूर्य उदय के समय में हम कौन से कलर का प्रयोग करेंगे कि, और दोपहर को अगर वही सब्जेक्ट है तो उसको बनाएंगे तो उसमें रंगों की चटक कितनी होगी, अगर वही सब्जेक्ट है और वो रात को पूनम की चांदनी में हम बनाएंगे तो उन रंगों में कितनी डार्कनेस आएगी। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से रंगों का चयन किया जाता है, और रंग जो हम प्रयोग में लेते हैं वो खनिज रंगों का प्रयोग हम करते हैं। तो एक देवरंग है गौ गुली, जी, जो कि लुप्त प्राय है, 200-250 साल पहले लुप्त हो गई, लेकिन हमने उन पर भी काफी रिसर्च किया है। हमने गौगुली पर अभी भी हमारा रिसर्च चल रहा है। हमने गौगुली की तरह कुछ रंग बनाए थे, जिसको अमेरिका के आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो में जाके उनके पास जो गौगुली रखी हुई है हेरिटेज, वो कलर बोलते हैं इसको, इंडियन येलो का नाम इसको दिया हुआ है कि इंडिया जुड़ा हुआ जिसके, कि ये हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं है। और इसकी खास बात यह कि ये यूवी लाइट में सोने की तरह चमकती है, और इंडियन पेंटिंग की उम्र को एक मेजरमेंट करने के लिए इस रंग का प्रयोग यूवी लाइट में देखते हैं तो पता चलता है कि ये पेंटिंग 250 साल पुरानी है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि 250 साल के बाद तो गौगुली का प्रयोग बंद हो गया। क्योंकि हम बना रहे हैं, कुछ हमारे पास पुराना कलेक्शन भी है, तो हमारी हर पेंटिंग में हम गौगुली का भी प्रयोग करते हैं। जी हाँ, तो अभी एक गीत का वक्त है
जब हम आपकी पसंद का एक और गाना सुने जी जी और लोगों को एंटरटेन करें कि किस बिल्कुल तरह से सर। रामू रामदेव जी एक अच्छे चित्रकार तो हैं लेकिन उनकी पसंद भी बहुत अच्छी है, बताएं। एक पाकीज़ा का गाना चलते चलते मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, चलिए ये सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज से इस गाने में। पाकीज़ा फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत और कैफी आजमी ने ये गाना लिखा है। जी जी श्रोताओं, पाकीज़ा फिल्म का गीत अभी हमने सुना और आज बातों बातों में कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वैदिक चित्रकार श्री रामू रामदेव। जब हम ये गीत सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गीत के साथ साथ एक चित्र हमारी आंखों के आगे उभर रहा है, मिट रहा है। कुछ ये चिराग जल रहे हैं, चिराग बुझ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई लाइट मध्यम सी रोशनी हमारे सामने जल बुझ रही है। और ऐसा ही एहसास होता है जब एक कलाकार अपनी कला को अपने कैनवास पर उतारता है। बहुत सारी बातें हमने रामू रामदेव जी से की हैं और बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। आप अक्सर अपने प्रोफेशन के कारण यात्राएं करते रहते हैं, विदेश यात्राएं भी आपने की है जैसा कि आपने कहा। ऐसा कौन सा पल आपको याद है जो बहुत अच्छा लगा आपको विदेश में जाकर अपनी कला संस्कृति के बारे में बात करते हुए या अपनी चित्रकारी का डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए? कोई ऐसी बहुत खूबसूरत बात जो आपको सदा याद रहती है? जी जी, देखिए स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श हैं और 2010 में मैं जब आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो ने मुझे इनवाइट किया था भारतीय पारंपरिक चित्रकला के वर्कशॉप के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ इस बात में। और जिस जगह पर मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था वहां पर आर्ट क्रिटिक थे, क्यूरेटर्स थे, आर्ट लवर्स थे, हॉल भरा हुआ था पूरा। और मुझे बातें बातों में मेरी एक फ्रेंड है मधवंती घोष, जो आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो की एशियन एंड हिमालय आर्ट की क्यूरेटर है। तो उन्होंने बताया कि इसी जगह पर 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म और संस्कृति पर स्पीच दिया था। तो मेरे तो उस समय रोम रोम खड़े हो गए और मेरे आदर्श थे। और वहीं पर मैं भारतीय पारंपरिक चित्रकला के बारे में उन लोगों को, अमेरिकन लोगों को बता रहा था, समझा रहा था, क्योंकि अमेरिकन लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जो जानते हैं वही श्रेष्ठ है। तो जब हमने भारतीय कला के बारे में बताया, स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के बारे में बताया, तो भारत विश्व गुरु बन गया। और हमने जब भारतीय कला के बारे में बताया तो वो लोग ब्रश के बारे में, रंगों के बारे में, और क्योंकि वहां पर लाइन फोर्स किसी के पास में नहीं है, वो लोग मॉडर्न आर्ट बनाते हैं, कंटेम्प्रेरी बनाते हैं, रियलिस्टिक करते हैं, तो जो रियलिस्टिक में भी लाइन नहीं होती। तो ये खूबसूरती है भारतीय चित्रकला की कि इसमें रंगों की फ्लैटनेस एकदम, और लाइन का फोर्स है, रिदम है, और उसका जो पावर उनको जो देखने को मिल रहा था, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए। तो 7 दिन का मेरा ये प्रोग्राम था, मेरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चलता था और मेरी कला से वो इतने प्रभावित हुए कि आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो के जो क्यूरेटर, चीफ क्यूरेटर मिस्टर फ्रैंक हैं, रिचल हैं, इन्होंने सबने वहां जितनी भी भारतीय पारंपरिक चित्रकलाएं, मिनिएचर पेंटिंग्स रखी हुई थी, मेरे सामने रख दी और उनके बारे में एक एक डिटेल से मुझसे जानना चाहा कि ये रंग कौन सा है, ये स्टाइल कौन सी है, इसको क्या बोलते हैं, ये रंग कैसे बनता है। तो वो सारी चीजें जब उनको बताई तो वो बड़े दंग रह गए। और इसके साथ मेरे छोटे ब्रदर श्यामू रामदेव भी मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो इस तरह से हम दोनों भाइयों ने वहां जाकर के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ये हमारे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट भी रहा विदेशों में, और ये बहुत जबरदस्त मेरे अंदर उत्साह का सर्जन हुआ। गर्व करने वाली, बहुत गर्व की बात थी। अभी आपने कहा कि बहुत सारे इसमें शैलियां हैं। मॉडर्न आर्ट की बात आजकल हम करते हैं, सुनते हैं, जिसमें कुछ भी पता नहीं, कोई क्या भी बना देता है। जी। और पारंपरिक चित्रकला है राजस्थान में, बल्कि भारत में कई तरह की चित्रकलाएं, चित्रशैलियां प्रचलित हैं। राजस्थान की बनी ठनी या बूंदी की चित्रकला, और तो सबके अपने अलग अलग थोड़े से नियम कायदे हैं, उनका स्टाइल अलग है। आपको क्या लगता है मॉडर्न आर्ट और ये परंपरागत चित्रशैली दोनों डिफरेंट होते हुए भी आपस में जुड़ी हुई हैं, कौन सी श्रेष्ठ है? कला दुनिया में जहां भी है वो श्रेष्ठ है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी कला ही श्रेष्ठ है या और कला बेकार है, नहीं। कलाकार के दिल से निकली हुई एक लाइन भी अगर वो बनाता है तो वो श्रेष्ठ है। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, किशनगढ़ शैली की बनी ठनी,
लॉकडाउन पीरियड में मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी। तो पहला सब्जेक्ट मैंने चुना सिखाने के लिए कि मैं बनी ठनी के बारे में लोगों को बताऊंगा। तो आप ताज्जुब करेंगे कि आज की तारीख में भी किशनगढ़ राजस्थान के नक्शे में कहीं नजर नहीं आता है। अच्छा। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तब भी किशनगढ़ आपको नजर नहीं आएगा। या तो वो अजमेर का एक कस्बा होगा या जयपुर अजमेर जाएंगे तो बीच का कोई हाईवे पे हुआ था। लेकिन पूरी दुनिया में किशनगढ़ का नाम फेमस है बनी ठनी के नाम से। बनी ठनी। और वो एक महान चित्रकार निहाल चंद जी हुए जिन्होंने उसका निर्माण किया था। कला की वजह से जगह फेमस हुई। आज भी हमारे राजस्थान के नक्शे में किशनगढ़ नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में किशनगढ़ की बनी ठनी भारतीय मोनालिसा फेमस है। वो कलाकार की वजह से कि एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन वो एक कलाकार ने उसको इतना फेमस कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में किशनगढ़ का नाम आज जाना जाता है, किशनगढ़ शैली जानी जाती है। तो ये एक कलाकार के पूर्ण मनोयोग से बनाए गए चित्रों के माध्यम से ही पूरे वर्ल्ड में उसको जगह को फेमस किया। ये कलाकार की अपनी ये उसका एक श्रेष्ठ योगदान है अपने शहर के लिए, अपने गांव। उसी तरह से हर देश की अपनी एक कला है। हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर शैली है, जोधपुर शैली है, बूंदी शैली है, किशनगढ़ शैली है, उदयपुर शैली है, अलवर शैली। इन छोटी छोटी जगहों पर भी कलाकारों ने अपनी मौलिकता का परिचय देते हुए एक स्टाइल को डेवलप किया। क्योंकि जब मुगल काल का पतन हुआ तो वहां के मास्टर आर्टिस्टों को दरबार से निकाल दिया गया, तो वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। तो जो मास्टर कुछ आर्टिस्ट थे वो किशनगढ़ आ गए, जयपुर आ गए, दक्कन चले गए, साउथ चले गए, वो पहाड़ी इलाकों में चले गए। पहाड़ी इलाकों में जाकर के उन्होंने एक नई शैली का इजाद किया जिसको कांगड़ा शैली के नाम से जानते हैं। जी हाँ। और वो मुझे बहुत प्रिय है। उनकी कलर स्कीम, उनका लाइन फोर्स, ये बहुत सुंदर है। मतलब स्थानीय चित्रों में वहाँ की जीवन शैली झलकती है। हम समझ पाते हैं चित्रों के माध्यम से कि ये कौन से क्षेत्र के लोग हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका सांस्कृतिक वैभव कितना अच्छा है। अभी हम देख रहे हैं कि बीते 2 सालों से हम कोरोना काल में रहे और इस बीमारी ने हमको बहुत परेशान किया। बिल्कुल। लगभग खाली समय था सब लोगों के पास। एक बहुत बुरा दौर हमने देखा। कलाकारों के साथ साथ आम जनजीवन भी इससे प्रभावित रहा। बिल्कुल। तो कोरोना काल या लॉकडाउन का जो पीरियड था उसमें आपने किस तरह से सर्वाइव किया? क्या इससे नया सीखने को मिला हमको? बिल्कुल। माता पिता के आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से एक मुझ में ये एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि विपरीत काल को मैं स्वर्ण काल में बदलने की कैपेसिटी रखता हूं। अवसर के रूप में, स्वर्ण अवसर के रूप में मैं उसको देखता हूं। मैं उसको जितना बड़ा मेरे को चैलेंज मिलता है, मैं उसको उतना ही बड़ा स्वर्ण अवसर के रूप में उसको तब्दील कर देता हूं। जैसे कोरोना काल आया, हमारे बिजनेस चूंकि टूरिस्ट ट्रेड का है, सब आने बंद हो गए, घर बैठ गए। तो पहली बार जो हमारे बच्चों के सहयोग से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। अभी तक जो सिखा रहा था 22-23 सालों से, उसमें सिर्फ अमेरिका गया तो शिकागो के लोग आसपास के आ गए, लंदन गया तो वहां के लोग आ गए, ऑक्सफोर्ड गया तो वहां के, या जयपुर में सिटी पैलेस में सिखा रहा हूं तो आसपास के लोग आ गए, जोधपुर गया। तो इस तरह से एक छोटे से दायरे के अंदर लोग आके सीखा करते थे। लेकिन इस लॉकडाउन ने, इस कोविड काल ने मुझे वर्ल्ड वाइड क्लासेस लेने का एक स्वर्ण अवसर प्रदान हुआ और मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 25 कंट्रीज के बच्चे मेरे से पेंटिंग सीखा करते थे। उसमें सब बड़े बड़े देशों के थे, हिंदुस्तान के भी कोने कोने से बच्चे, और कम से कम 200 बच्चों ने मैंने सोचा 15-20 बच्चे आ जाएंगे तो मैं सोचूंगा ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुल है, लेकिन 200 बच्चे आ गए। मुझे 4 शिफ्ट में उनको क्लासेस देनी पड़ी। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट भी रहा। और उसके अलावा फिर मैंने मेरे घर को ही कैनवास बनाया और घर पर ही पेंटिंग शुरू की, वॉल पेंटिंग शुरू की। तो उसके अंदर पेपर पेंटिंग भी ब्रश चलाना और दीवार पे पेंटिंग करते वक्त ब्रश चलाने में रात दिन का अंतर है। उसमें सिर्फ 3 उंगलियों का कमाल चाहिए
अगर कैनवास है तो उसमें हमारी कलाई का प्रयोग करते हैं। अगर हम वॉल पेंटिंग बनाएंगे तो उसमें पूरे हाथ का कमांड चाहिए। तो इन चीजों को सीखने का एक अवसर भी मुझे मिला। तो मैंने कोविड पीरियड को अपने स्वर्ण अवसर में उसको तब्दील किया। बहुत खूबसूरत बात आपने बताई और ये उम्मीद जगाए रखी कि अपने आप में कि हम इस बुरे दौर में भी सकारात्मक रहें। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, उसके बाद में हम और बात करेंगे। रामू रामदेव जी से बहुत सारी बातें हमने की, उनकी जीवन यात्रा लगभग हम जान चुके हैं और अब उनके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। जब आप काम करते हैं, जाहिर सी बात है काम का बोझ बहुत होता है, आपको सपोर्ट जिन लोगों से मिलता है, जिन लोगों को आप थैंक यू कहना चाहते हैं कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं इतनी सफलताएं, इतनी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता, ऐसे कौन कौन लोग हैं जो आपके जीवन में आदर्श हैं, जो प्रेरित करते हैं आपको और जिनको आप थैंक यू कहें? जी, सबसे अहम बात है कि अगर आप किसी चीज में कोई क्रिएशन करते हैं तो आपकी पत्नी का सहयोग सबसे पहले होता है। सहयोग से इन सेंस कि आपका टेम्परामेंट लूज नहीं करे, वो आपके मन मुताबिक वो काम करे। और एक कलाकार हो, कवि हो, गीतकार हो, उसको एक मेंटली पीस चाहिए होता है। अगर जब ये मिलने लग जाए तो आप क्रिएशन करते रहते हैं। तो पहला तो पत्नी का सहयोग है और थैंक यू बोलता हूँ हमारी धर्म पत्नी को। आपने गुस्सा नहीं किया हम पर, हमारे काम पर, तो उसके लिए आपको थैंक यू। उसने, चाहे मैं 3 बजे उठ करके पेंटिंग करने लगा हूँ, चाहे 4 बजे उठ के करने लगा हूँ या रात भर करता रहा, उसको पता है कि अगर एक बार इनका मूड आ गया, कोई दिमाग में सब्जेक्ट आ गया कि ड्राइंग करेंगे, तो उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। एक चीज, एक दौर ऐसा भी था कि मुझे मेरे बेडरूम पे ही पेंटिंग करनी पड़ती थी, तो लाइट जलती थी, मुझे पता है इसको डिस्टरबेंस होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी इस चीज का विरोध नहीं किया। दूसरा, सबसे बड़ा मेरे ब्रदर हैं जो बिजनेस में मुझे सपोर्ट करते हैं और सारा वो संभालते हैं। तो उन्होंने भी मुझे फ्री छोड़ रखा है कि भाई आप अपना क्रिएशन करें। और उसके बाद में हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे जी, उन्होंने भी जो बिजनेस है सिटी पैलेस में हमारा, जो राज परिवार ने वहां जगह हमें दे रखी है, तो वहां डायरेक्ट हम टूरिस्ट से मिलते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, और अपने कोई खरीदना चाहे तो हम उनको बेचते भी। तो वो मेरे ब्रदर ने, मेरे बच्चों ने, मेरे कजन्स ने, सब ने मिलकर जो काम करे, मैं उन सबको थैंक्स देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ही मैं जो रामायण सीरीज है वो बना पा रहा हूँ। और सबसे बड़ा सहयोग और सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मिलता है वो राज परिवार से। तो मैं कुछ भी चीज बनाता हूं तो उनसे भी परमिशन लेता हूं। तो अभी जो रामायण सीरीज पर मैं जो ये काम कर रहा हूं, 108 पेंटिंग्स बना हूं, तो राजमाता साहब से मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है, तुलसी साहिबा से मिला। तो पूरे राज परिवार ने इस बारे में मुझे आशीर्वाद दिया कि आप इस और बढ़ो और काम करो। रामू रामदेव जी, आपके भाइयों की बॉन्डिंग कितनी जबरदस्त है कि आप सब एक साथ काम कर पाते हैं, अलग अलग शैली के चित्रकार होते हुए भी। जी जी, किस तरह से कर पाते हैं? वास्तव में उतनी अच्छी आपसी समझ है आपके भाइयों के बीच में? बिना समझ के आप कुछ भी क्रिएशन नहीं कर सकते। अगर मैं कोई पेंटिंग्स बना रहा हूं तो मेरा छोटा भाई आके भी मुझे गाइड कर सकता है कि थोड़ा सा इसका कंधा ठीक करिए, आप इसकी थोड़ी आंख ऐसे करिए। तो आप बुरा नहीं मानते? नहीं, बुरा मानने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो मेरे अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। मेरे गुरुजी हैं गोविंद रामदेव जी, वो भी आते हैं, तो वो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, ये करने से ही होगी। और अगर आप गलत चीज बना रहे हो और उसको फेसबुक पे डाल रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, आप दिखा रहे हो लोगों को, उसके लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कभी लोगों की परवाह नहीं की। लोग जो कह रहे हैं उनको सुधार करके उसको क्रिएशन को और अच्छा बनाने की मैं कोशिश करता हूं। तो मुझे इस बात का जरा से भी वो डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे या कमियां निकालेंगे। तो मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूं। अगर कोई कमी निकालता है मेरी, तो मैं अपने आप में बहुत सुधार करने की कोशिश करता हूं। कभी आपके बच्चों ने अलग सी इच्छा जाहिर की कि पापा हम ये काम नहीं करेंगे और कुछ अलग करेंगे आपसे? बिल्कुल। आपने उनको मतलब फ्री हैंड दिया? बिल्कुल। सब मेरे 2 बच्चे हैं और बड़ा लड़का बोलता है कि बस मेरे को पेंटिंग
मैं इतना लगाव नहीं है, तो मैं ऑनलाइन चूज करना चाहता हूँ। उन्होंने होटल मैनेजमेंट का किया, लेकिन उसमें वो अपने आप को फ्लॉप समझ रहे थे। फिर उन्होंने कहा मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ। अच्छा। ठीक है, वो भी करके देखो। तो जब वो साल भर की मेहनत के बाद में जब मिस्टर इंडिया बने, तो फिर हम बायो ने प्लान किया। हमारा बेसमेंट एक जगह है, तो वहां पर उनको जिम बना करके गिफ्ट दी उनको, यानी आपने बच्चों को सपोर्ट करा। तो हमने सभी बच्चों को बोल रहा कि आपके मन में जो है उसको 1000% उसमें एनर्जी लगा के वो करो, और वही रास्ता आपके लिए श्रेष्ठ है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, परिवारों में हम ये देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं, बहन भाइयों जो होते हैं, तो लड़कियां अपने पापा की बहुत प्यारी होती हैं और लड़के अपनी माँ की बहुत लाडले होते हैं। आपका अनुभव क्या है? आप मम्मी के लाडले हैं या पापा के? नहीं, सब हमें तो दोनों से पूर्ण आशीर्वाद मिला है हमें। और मुझमें मम्मी की जो समझ थी, उनका स्वभाव था, वो आया है, और पिताजी की सोच आई है। तो मैं समझता हूँ दोनों का आशीर्वाद हम सभी भाइयों पर है, सभी बच्चों पर है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं धरती पर सबसे बड़ा भगवान माता पिता को मानता हूँ, दूसरे नंबर पे गुरु को मानता हूँ, और तीसरे नंबर पे सृष्टि बनाने वाले उनको मैं मानता हूँ। तो भगवान माता पिता को जो मानते हैं, उनकी उन्नति को, उनकी प्रगति को, उनके उत्थान को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद उनका ढाल बनकर हर मुसीबत से उनकी रक्षा करता है। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और इतनी ही अच्छी बात हम सोचते हैं कि आज की पीढ़ी में भी देखने को मिले। जैसा कि आपने बताया था कि आप बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं, और आज के सीखने वाले बच्चों में थोड़ी सी व्यग्रता रहती है कि मैं जल्दी इस काम को सीख जाऊं और जल्दी प्रसिद्धि के आसमान पर चढ़ जाऊं। जी। तो जो आज के बच्चे सीखने वाले आपके पास आते हैं, उनका रुझान कैसा है, और क्या कहना चाहेंगे आप उनसे कि किस तरह से हम इन सब चीजों को सीख सकते हैं? सफलता पाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है? मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूंगा, देखिए आज का दौर सोशल मीडिया का, पब्लिसिटी का जबरदस्त है। तो बच्चे 5-10 बच्चे मिलकर के पेंटिंग्स बनाते हैं, 10-20 पेंटिंग बन जाती है और एग्जीबिशन करते हैं, और उनको पब्लिसिटी भी खूब मिल जाती है। अखबार भी खूब सारे हो गए, मीडिया चैनल, सोशल मीडिया, सभी जगह उनका आता है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए बहुत घातक है, क्योंकि आजकल का जो यूथ है उसमें पैसेंस नाम की कोई चीज नहीं है। वो चुटकी बजाते ही पब्लिसिटी चाहता है, चुटकी बजाते ही पैसा कमाना चाहता है, और इसके लिए वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है, जो कि बहुत गलत है। उन बच्चों को मैं ये कहूंगा कि धैर्य के साथ जो भी फील्ड वो चुने उसमें वो काम करें। 20 मिनट मेडिटेशन सुबह करें, 20 मिनट मेडिटेशन शाम को करें। एकाग्र होकर जो भी उनको काम करना है उस क्षेत्र में एकाग्र होकर वो काम करेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। और पेंटिंग है या क्लासिकल संगीत है या डांस है या कुछ भी है, ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही सीखा जाता है, और आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी ये चीजें किसी भी गुरु से निकलवा नहीं सकते। तो गुरु का आशीर्वाद होते अपने आप ही आप में इन कलाओं का उत्थान अपने आप होने लग जाएगा। तो गुरु परंपरा जो है हमारे भारत की जो देन है, गुरु शिष्य परंपरा, उसके माध्यम से अगर कोई भी कला सीखे तो उसमें बहुत जल्दी वो उभर कर सामने आ सकते हैं। जी हाँ, बहुत बार हम काफी सफलताएं हासिल करते हैं, कम उम्र में बड़े पुरस्कार हासिल कर लेते हैं, थोड़ी सी कॉलर ऊंची हो जाती है, अहंकार आ जाता है मन में। किस तरह से अपने आप को विनम्र बनाए रखें जब हम किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लें? बड़ी उपलब्धि हासिल तुरंत की जा सकती है, आज का दौर ऐसा है जी, लेकिन उस उपलब्धि हासिल करने के बाद में आप वहां टिके रहें, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज को पचाने लायक भी हों। जनरली लोग किसी न किसी रूप में या शॉर्टकट से हाइप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको इस चीज को महसूस करना चाहिए कि जो चीज आपको पिताजी के रूप में या किसी रूप में या जल्दी से मिल गई हो, तो आप उसमें घमंड न करें, बल्कि और विनम्र होकर उस फील्ड में और महारत हासिल करें और ऊंचाइयों पर बढ़े और लोगों को भी साथ लेकर चले। तब ही ये संभव हो पाएगा कि हम सबको साथ लेकर
चलें और उनको हमारी परंपराओं से रूबरू कराते रहें। वक्त थोड़ा बचा है और चलते चलते आपकी पसंद का गीत पूछ लूं, फिर आपका थैंक यू कहेंगे हम। जी जी, तो एक गाना है जो हर मुश्किल दौर में मुझे वो बहुत संबल देता है। तो वो मुश्किल आती है तो उसको धुएं में, रफी साहब का एक गाना है, हर मुश्किल को मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो जिंदगी जैसी भी है वो स्वर्ग है, आप स्वर्ग में जी रहे हैं। नर्क सोच आपकी हो सकती है, लेकिन भगवान ने तो आपको स्वर्ग में बैठा रखा है। तो आप स्वर्ग को महसूस करते हुए जिए और हर मुश्किल को उसको धुएं में उड़ा धुएं में उड़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको धूम्रपान करना है। नहीं, धूम्रपान का यहाँ मतलब नहीं है, मैं भी नहीं करता। और धुएं से उड़ाने का मतलब है कि धुआं थोड़ा ऊपर जाती खत्म हो जाता है, तो इसलिए बेफिक्र रहें, मस्त रहें। ये मुश्किलें आपको निखारने के लिए आती है। तो श्री रामू रामदेव जी, आप वैदिक चित्रकार हैं और आपने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज आपकी जीवन यात्रा के बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपके काम काज के बारे में हमारे तमाम सुनने वालों ने जाना। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। आपके स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूंगा। और साथ में ये गीत सुनाते हुए चलेंगे कि हम हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते हम में पेशेंस हो और माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। बिल्कुल, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सो